कई साल से फसल बिगड़ रही थी। बादल समय पर पानी नहीं देते थे। खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय में ही मुरझा रहे थे। परंतु महाजनों की फसल का हाल ऐसा ना था। बादल जो जो अपना हाथ खींचते, उनकी खेती में त्यों त्यों नए अंकुर निकलते थे। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से थे। विधाता के वर से उनका धन अक्षय था। जिस किसान के पास पहुंच जाता, जीवन भर उसका साथ न छोड़ता। अपने स्वामी की तिजोरी में निरंतर जाकर भी दरिद्र की झोंपड़ी की माया उससे छोड़ी न जाती थी। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, परंतु चेष्टा कभी सफल न होती थी। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। इधर कुछ दिन ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपए अदा करने के लिए वे मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी भेज रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी। वह थी जवान लड़के शिबू की निश्चिंतता। उसे घर के कामकाज से सरोकार न था, बिल्कुल ही न था, यह नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के लिए यथा समय उसे घर आना ही पड़ता था। बाप मजूरी के पैसे लाकर किस जगह रखता है, इसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। पता मिल जाने पर बीच बीच में उन्हें सफाई के हाथ से उड़ाना भी पड़ता था। ऐसे ही और बहुत काम थे। 2-4 बार उसे बैलगाड़ी किराए के लिए चलानी पड़ी थी। संभव है ये बेगार चलकर और अधिक करनी पड़ती, परंतु हाल में ही यह संभावना भी असंभव हो गई है। अचानक एक दिन 2-4 घंटे की बीमारी से हाल में ही उसका बैल चल बसक मर गया था। इस प्रकार ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण के पथ में एक सुधिवा और कर रखी थी। घर वालों के साथ उसका वही संबंध जान पड़ता था जो खेती के साथ उन बादलों का होता है जिनके दर्शन ही नहीं होते। यदि कभी होते भी है तो आए हुए धान्य को खेत में ही सड़ा देने भर के लिए। परंतु बादल चाहे जैसी शत्रुता रखे, खेती के लिए उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। मोहन भी शिबू का विचार इसी दृष्टि से करता था। सोचता था, अभी बच्चा है, हमेशा ऐसा ही थोड़े रहेगा। जब वह शिबू की कोई बात आई गई कर जाता तब उसे अपने मृत पिता की याद आ जाती। उसने भी अपने पिता को कम नहीं खिंचाया, शतायत था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। शिबू का यथेच्छाचार क्षमा करते समय प्रायः मोहन का हृदय गदगद हो उठता था। उस दिन कलेवक नाश्ता करके शिबू बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, लल्लू आज मुझे एक जगह काम पर जाना है। बैल की सार बैल के रहने की जगह करके तुम उसे पानी पिला देना। शिबू ने पिता की ओर मुड़कर कहा, मुझसे ये बेगार न होगी, मुझे भी एक जगह जाना है। मोहन जानता था कि कांच की तरह सीधी गर्मी दिखाकर इसे झुकाने की इच्छा रखना मूर्खता है। विनती के स्वर में बोला, बेटा मुझे काम है, नहीं तो तुमसे क्यों कहता। कौन बहुत देर का काम है। शिबू उसी तरह अविचल कंठ से बोला, थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का, मुझे वाहियात कामों की फुर्सत नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रोध होकर बोला, कैसा है रे, बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है। किसानी न करेगा तो क्या बाबू बनकर डाकखाने में टिकट बेचेगा। ठीक तो कहता हूँ, नाराज क्यों होते हो। कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बधा बधा खा रहा है। सार साफ करो, पानी पिलाओ, भूसा डालो, इधर से उधर बांधो, उधर से इधर। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। किसी काम आता हो तो बात भी है। चुप रह। घर में जोड़ी न होती तो इतनी बातें बनाना न आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता। मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूँ, तू कहता है बेच दो। दूर हो, जहाँ जाना हो चला जा, मैं सब कर लूंगा। जा तो रहा ही हूँ, मैं कुछ ऐसा दबेल नहीं हूँ। हंसकर कहता हुआ शिबू घर के बाहर हो गया। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ उठा और जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी मानो उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह की। बैल को पानी पिलाने ले गया तो सोचा इसे नहला दूं। उजड़ लड़का ने बैल का जो अपमान किया था उसे वह अंतस्थल तक से धो देना चाहता था। नहला चुकने पर अपने अंगोछे से पानी पोंछा, बांधने की रस्सी को भी पानी से धोना न भूला। सार में बांधकर भूसा डाला, तब भी मन की ग्लानि दूर न हुई तो भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिलाने लगा। वह कहा करता था कि जानवर अपनी बात समझा नहीं सकते, परंतु बहुत सी बातें आदमियों से अधिक समझते हैं। इसलिए वह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह हृदयंगम कर रहा है। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना लगाना न चाहिए था। ये बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है। मोहन सुनकर सनसा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल का उसार कर देता तो वह इस आदमी को घर थोड़े मिलता। शंकित मन से बाहर निकलकर बोला, कौन। रामधन भैया, आओ कुछ खा पी लो। रामधन ने रूखाई से कहा, हमें फुर्सत नहीं है, इसी समय मेरे साथ चलो। तुम जैसे छटे हुए आदमी से भी किसी का पाला न पड़ा होगा। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते।
सचमुच रामधन के पैरों में छाले पड़े हुए थे, इसी से उसका मिजाज ठीक न था। परंतु छाले पड़ने का कारण मोहन के पीछे फिरना नहीं था। एक चमार आसामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन के लिए उससे छुट्टी पाने का वचन लिया था। उन जूतों ने रामधन को चलने फिरने से ही कुछ दिन के लिए छुट्टी देकर अपने निर्माता का लेन देन बराबर कर देना चाहा। रामधन इस समय उसी चमार को नए नए शब्दों में याद करता चला आ रहा था। मोहन ने देखते ही समझ लिया मामला ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर से लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में मोहन ने फसल खराब होने की बात शुरू की। किसानों का गुजारा किस तरह हो रहा है, इस बात की ओर संकेत किया। एक पैसे का सुभीता नहीं है, ये भी स्पष्टतः कह। रामधन मुंह भारी किए हुए सुनता रहा, मानो उसके मुंह में भी छाले पड़ गए थे। जब उत्तर देना नितांत आवश्यक हो गया, तब संक्षेप में कह दिया, मालिक से कहना। मोहन ने कहा, हमारे मालिक तो। चुप रह दुष्ट, रामधन ने कहा। कहने का अभिप्राय ये था, मालिक मैं नहीं हूँ। उच्चारण भंगिमा का अभिप्राय ये था, मालिक हूँ तो मैं। बड़ी देर की बकबक लगाए है, चुका नहीं सकता तो कर्जा लिया ही किस लिए था। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का प्रभुत्व भर कर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा न होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें, खाने को मिलता नहीं, रुपए कहाँ से आए। बातों ही बातों में ज्वाला प्रसाद की जीभ की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। मूर्ख, बेईमान आदि जितनी उपाधियों से एकदम वह निरीह मंडित हो उठा। मोहन घर न जा सका। रुपए अदा कर दो और चले जाओ, बस इतनी ही बात थी। शिबू ने